नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर लर्नर्स, आज के क्लास में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को जानने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, ये तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? जिनका वैल्यू चेंज ना हो। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो आप, ठीक है, वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। जैसे 1, 2, 3, A, B, C, कई बार अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी कांस्टेंट दिया होता है। ठीक है, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग वेरिएबल टर्म्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल क्या होता है? जिनका वैल्यू क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। ठीक है, जिनका वैल्यू फिक्स ना हो, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कोई भी ले लो आप, x ले लो, y ले लो, z ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द वेरिएबल टर्म्स, मतलब इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो वेरिएबल टर्म, ये वेरिएबल के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल के भी टाइप्स होते हैं। देखो वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं? तो वेरिएबल के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल भी कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वैसे वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या करे? दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे। ठीक है, उस तरह के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। चलो समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो आप एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का वैल्यू क्या कर रहा है? x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x यहाँ पे क्या है? x बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का वैल्यू क्या है? x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y किस तरह का वेरिएबल हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y किस तरह का वेरिएबल हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं अगर लिखूँ कि अगर आप x का वैल्यू, ये जैसे आप समझो, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है। अगर आप x का वैल्यू 1 लो तो देखो y का वैल्यू क्या आया? 1। x का वैल्यू 2 लो तो y का वैल्यू क्या आ गया? 4। x का वैल्यू 3 लो तो y का वैल्यू क्या आ गया? 9। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x किस तरह का वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, और y किस तरह का वेरिएबल है? डिपेंडेंट, क्योंकि y के वैल्यू क्या कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया क्या? चलो ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं फंक्शन पे, आते हैं कि फंक्शन किसको बोलते हैं। बेसिकली फंक्शन किसको बोलते हैं उसको जानते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली रूल होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है। ठीक है, किनके बीच में? तो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, फंक्शन इज बेसिकली अ रूल बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम फंक्शन बोले तो ये क्या होगा? इट इज अ रूल। ठीक है, इट इज अ रूल बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, कि ये क्या होगा? फंक्शन होता है क्या बेसिकली? तो रूल होता है किनके बीच में?
तो वेरिएबल्स के बीच में रूल होता है, ठीक है, वेरिएबल्स इन विच, ठीक है, इन विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, in which one is independent variable and one is dependent variable. जिसमें कि क्या होगा, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, इट इज बेसिकली अ रूल बिटवीन द वेरिएबल्स इन विच वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली रूल है किनके बीच में, तो वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें एक वेरिएबल तो डिपेंडेंट होगा, दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे मैं x के वैल्यू को चेंज करता हूं तो ये क्या हो रहा है, x और y के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, x और y के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, एक रूल बना है, ठीक है। x और y के बीच में क्या है, एक रूल बना है। यहां देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे आप देखो कि x और y के बीच में क्या है, एक रूल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा कि x को हम चेंज करेंगे तो y भी वेरी करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो x क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कि x बोलूं तो x क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इस y को अगर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि इस y को ऐसे भी लिखा जाता है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग क्या होता है कि यहां पे कहने का मतलब कि f क्या है, f इज अ फंक्शन ऑफ x, f इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देखो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एक रूल होता है किनके बीच में, तो वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें एक तो हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा कौन सा वेरिएबल लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक रूल लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो यहां पे क्या है, y और x के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, एक रूल है, ठीक है। अब यहां पे देखो इस y को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, y को fx भी लिख सकते हैं, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ fx लिखने का मतलब क्या हो गया कि f क्या हो गया, फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है, मतलब क्या हो रहा है कि f का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, f इज अ फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गई कि क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है। और इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको अगर समझना चाहो तो ऐसे समझो कि फंक्शन को एक मशीन मान लो, ये मान लो मशीन, ठीक है, इसमें आप कुछ इनपुट दो और आपको इधर से क्या मिला, कुछ आउटपुट मिल गया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि एक मशीन ऐसा भी बना था जिसमें आप क्या डालते थे, आलू डालते थे और इधर से सोना निकलता था, ठीक है। वैसा ही ये मशीन है कि इधर क्या कर रहे हो आप, कुछ इनपुट डाल रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो इनपुट होता है बेसिकली, इस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इनपुट होता है ये बेसिकली x का वैल्यू होता है और इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और ये जो आउटपुट होता है ये बेसिकली क्या होता है, आउटपुट में हमें क्या मिलता है, y का वैल्यू मिलता है और इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग x के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू, x का वैल्यू हम चेंज करेंगे, y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी विल ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। या सेम भी हो सकता है, कई बार कांस्टेंट फंक्शन हो तो सेम भी हो सकता है, ठीक है। नोट कर लो आप। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक रूल होता है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें एक वेरिएबल तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है।
आप फंक्शन को चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है, एक मशीन है, इसमें आप कुछ इनपुट डालो तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और इनपुट को हम लोग बेसिकली डोमेन बोलते हैं और आउटपुट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट को रेंज बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लो, आप नोट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात। जैसे मान लो ये फंक्शन पढ़ने की जरूरत क्यों है हमें, जैसे मान लो आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको बताऊंगा कुछ ये कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का, वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा मैं स्टेटमेंट वहां पे यूज करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is the function of temperature। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मान लो सम ये काइनेटिक एनर्जी है क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। मतलब सम के टाइम टी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टी पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोले कि टेम्परेचर का फंक्शन है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो गया, ठीक है। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, कि मॉलिक्यूल्स का अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहे तो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द फंक्शन ऑफ हाइट अबव सी लेवल। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर है वो किसका फंक्शन है, तो आप सी लेवल से कितना ऊपर हो कितना नीचे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर आप ऊपर जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप वाटर ले लो, ठीक है, आप अर्थ के सरफेस पे मेजर करो तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा। आप ग्राउंड में धरती के काफी अंदर चले जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा। आप कुछ हाइट ऊपर चले जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो फंक्शन होता है किसका, तो हाइट का अबव द सी लेवल, मतलब डिस्टेंस, हाइट ना बोल के हम बोले डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से आप क्या है, कितना डिस्टेंस ऊपर है कितना डिस्टेंस नीचे है, तो उस पर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, तो ये एक टेम्परेचर होता है। इट मीन्स देखो कि टेम्परेचर क्या है, फंक्शन है किसका, डिस्टेंस का। तो यहाँ मैं बोलूँ टेम्परेचर किसका फंक्शन है, तो डिस्टेंस का, ठीक है। तो सम कांस्टेंट टाइम मान लो कि के ऑफ के एक्स कुछ मान लेते हैं या के डैश एक्स मान लेते हैं, कि टेम्परेचर जो है किसका फंक्शन हो गया, डिस्टेंस का हो गया, कि ये डिपेंड कर रहा है कि आप सी लेवल से कितना ऊपर हो कितना नीचे हो, ठीक है। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गई, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो कि फंक्शन जो होता है, ठीक है, तो मैंने अभी बोला, क्या बोला कि इनपुट क्या होता है, उसको डोमेन हम बोलते हैं, और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो फंक्शन होता है वो सारे डोमेन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। जैसे मान लो, समझो कि डोमेन क्या होता है, डोमेन के बारे में अगर हम जाने कि डोमेन बेसिकली क्या होता है, कि ये होता क्या है, तो ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डोमेन के बारे में अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या होगा, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जितना भी आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जितना एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो सब क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ऑल द क्या बोल रहा था मैं, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू
ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो तो सर्टेन वैल्यू सर्टेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, सारे वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो जो सर्टेन वैल्यू होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, कि ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या फिर अदर वर्ड्स में चाहो तो द वैल्यू ऑफ एक्स, जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्स लेते हैं, तो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया, ये डोमेन हो गया। अब समझो, बेसिकली समझते हैं कि जैसे मान लो मैं कोई फंक्शन लिखूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, x के किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो आप क्या बताओगे। जैसे देखो, आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लूं तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो देखो, अगर x का वैल्यू 0 ले लो तो ये कितना आ जाएगा, 1/0। क्या 1/0 डिफाइंड होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैलकुलेटर से भी करके देख लो, क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया इस वैल्यू पे। x इक्वल टू 0 पे ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, बाकी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, कि सारा रियल नंबर आप ले सकते हो, बस क्या करो, 0 को हटा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन निकल गया। समझ आ रही बात? चलो, बहुत अच्छा। अगर इस फंक्शन के रेंज के बारे में बात करें तो रेंज इसका जो होता है वो क्या होता है, रेंज रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हो जाएगा। इस फंक्शन के रेंज के बारे में बात करें, रियल नंबर्स, और इसमें भी अगर आप मान लो 0 नहीं ला सकते, ठीक है, तो -0 कर सकते हो कि एग्जैक्ट 0 नहीं आता है इसमें। ठीक है, 1/x, ये देखो, नोट कर लो, नोट कर लिया क्या? चलो, डोमेन क्या होता है बेसिकली, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, कि x के उन वैल्यूज को लेना है जिसके लिए कि फंक्शन हमारा क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, डोमेन पे देख लो, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, आप मैथमेटिक्स में काफ़ी सारा पढ़ोगे डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, जब आप मैथ्स में फंक्शन चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पे काफ़ी पढ़ोगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बारे में ढेर सारा प्रॉब्लम करोगे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डोमेन होता है क्या। ठीक है, जैसे एक मान लो कोई फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4 रूट अंडर x² - 4, कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर x² - 4 है। ठीक है, क्या है, रूट अंडर x² - 4 है। अब मेरे से बोला जा रहा है कि इसका डोमेन बताओ कि ये x के किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, x के किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो इसका अगर हम डोमेन निकाले तो डोमेन हम फाइंड कैसे करेंगे, तो डोमेन बेसिकली क्या होता है, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x, या फिर हम क्या बोले कि x पे कंडीशन डालना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, x² - 4, आपको रूट के बारे में पता होगा कि रूट के अंदर में अगर मान लो कि इसका रेंज रियल नंबर है तो रूट के अंदर में कभी भी ये निगेटिव टर्म नहीं आ सकता है। ठीक है, रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव टर्म नहीं आता है। इसका मतलब क्या है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 4 से ज्यादा होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है, और x का वैल्यू या तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, या तो आप -2 से छोटा लो वैल्यू x का, या फिर आप क्या करो 2 से बड़ा ले लो। इनके बीच का कोई भी वैल्यू आप ले लो तो देखो ये निगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर में निगेटिव टर्म आने पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे आप अगर कोई भी वैल्यू लेके देख लो, जैसे मान लो ना मैं x इक्वल टू -1 ले लूँ, तो यहाँ देखो रूट अंडर -1 का स्क्वायर -4, देखो क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। रियल तो आया ही नहीं, रूट के अंदर भी नेगेटिव आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए डोमेन इसका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 लेंगे, या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है। यही हो गया हमारा डोमेन। नोट कर लो, आप नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया क्या? कभी भी आपसे अगर इस तरह का इनइक्वालिटी आ जाए, मान लो कभी भी फ्यूचर में कभी भी इस तरह का इनइक्वालिटी आ जाए कि एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन्स दैट कि आप x का वैल्यू क्या ले लो, लेस देन इक्वल टू -a, ठीक है, या फिर x का वैल्यू क्या ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। कभी भी इस तरह का इनइक्वालिटी आ जाए तो हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, इस पे आ गए। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं अगर बोलता f(x) इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपसे बोला जाता बताओ इसका डोमेन क्या होगा, 2 माइनस मतलब 4 ले लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाता बताओ भाई अब डोमेन क्या होगा, ठीक है, देखो अब डोमेन क्या होगा, तो चलो डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन के लिए क्या, रूट के अंदर में फिर से अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, रूट के अंदर में नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए ना, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर क्या करो, आप दोनों साइड एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, मतलब इधर भी माइनस लगाओ और इधर भी माइनस लगाओ, तो 0 इंटू एक माइनस साइन से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस साइन इधर भी लगा दो। तो आप इनइक्वालिटी के बारे में जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखो जैसे ही अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ अगर करेंगे तो ये -4, ये +4, ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -4 शुड लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो जैसे ही आप क्या करोगे, दोनों साइड अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर मैं बोलूँ आपसे 2 इज ग्रेटर देन 1 है, सही बात है भाई, 2 तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इधर ले लो -2, तो क्या -2 -1 से ग्रेटर देन है, नहीं, गलत हो गया, -1 बड़ा होता है। तो नेगेटिव से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, इक्वेशन पलट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो इधर ग्रेटर देन वाला क्या हो गया, अपोजिट हो गया, लेस देन इधर हो गया, उधर ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब एक्स स्क्वायर -4 शुड लेस देन और इक्वल टू 0, यहां से देखो कि एक्स स्क्वायर शुड लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू 4। इट मीन्स दैट कि x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, -2 से बड़ा होगा और 2 के बीच में होगा, मतलब -2 से लेके 2 के बीच में होगा। -2 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो -2 भी हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, -2 से 2 के बीच में होगा। आप इससे कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो, जैसे मान लो कि आप अगर इनके बीच का वैल्यू छोड़ के आप कोई अदर वैल्यू ले लो, 3 ले लो, तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप 3 डालोगे
तो 4 माइनस 9 क्या होगा, -5, रूट अंडर -5, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। लाना क्या था हमें, रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गई बात कि डोमेन बेसिकली होता क्या है। तो डोमेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्स पे कंडीशंस होता है। ठीक है, एक्स पे क्या होता है, कंडीशन होता है, नोट कर लो आप। चलो नोट कर लिया क्या, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो क्या ले लूं, अरे क्या ले लूं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 2, -3x प्लस 2, ठीक है, हाँ ले लो, ठीक है ले लो। अब बोला जाता है इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या होगा। तो देखो इसका अगर हम डोमेन निकालते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, 1/x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो जब भी इस तरह का हो तो नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सारा वैल्यू ऑफ x तो इसमें क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा, बस वो वैल्यू ऑफ x एक्सेप्टेड नहीं होगा जिसपे कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि 0 जैसे ही 1/0 आया तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के बारे में तो दिस विल बी डिफाइंड फॉर द ऑल द वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस टर्म विल बी 0। उन वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा जिसपे इसका ये क्या हो जाए, वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये 0 जैसे ही हुआ 1/0 आया, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ये तो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, इसलिए x का आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लो, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है x² माइनस 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ये देखो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू अगर फाइंड करो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने कर दिया। यहाँ देखो x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 शुड इक्वल टू 0। देखो सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू देखो यहाँ से 2 नहीं आना चाहिए, और x का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही आप इसमें 2 पुट करो, 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे ही वैल्यू ये 0 होता, फंक्शन हमारा क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। तो यहाँ देखो कि x का सभी वैल्यू तो हम ले सकते हैं, बस 2 और 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन लिखूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन R फॉर रियल नंबर माइनस 1,2, सिर्फ 1 और 2 को छोड़ दो, बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है, अब डोमेन तो समझ में आ गया ना कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, ये होता है डोमेन। रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या होता है, तो y का वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है, रेंज क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ y होता है। हाँ, अब हम लोग आते हैं, देखो फंक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे जो बेसिक कुछ फंक्शन हो गया, जैसे पढ़ेंगे कौन सा, अभी तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक फंक्शन को पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लीनियर फंक्शन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, अब कौन सा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। मॉड आपने सुना होगा, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और होता तो बहुत सारा फंक्शन है, बट हमारे फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा फंक्शन के बारे में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस विल बी। और एक और ले लो, लॉगरिदमिक भी ले लो, एक और फंक्शन ले लो, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, ठीक है। वैसे तो ढेर सारा टाइप्स ऑफ फंक्शन है पढ़ने के लिए, बट हम अपने डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब हम उन्हीं फंक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, आप क्लास 11th में मैथ्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन किस पे होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे होगा। ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, देखो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो आप क्या करते थे? एंगल को मेजर करते थे, एंगल को मेजर करते थे। सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझते हैं यार, ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री को कुछ ऐसा ये किया गया था, डिफाइन किया गया था, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहले ट्रिगोनोमेट्री को ट्रायंगल तक ही सीमित रखा गया था, ठीक है। ट्रिगोन प्लस ट्रिगो प्लस मेट्रॉन करके किया गया था। तो इसका मीनिंग होता था मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हालांकि ये हमारे बहुत काम का चीज तो नहीं है, बट जान लो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गया ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल्स मेजरमेंट के बारे में। आपने एंगल मेजर किया होगा, ठीक है। तो एंगल्स को जैसे मेजर करते हैं, तो आप क्लास 10 तक डिग्री सिस्टम में मेजर करते थे। अभी हम लोग डिग्री तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ रेडियन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और सिस्टम होता है ग्रेड सिस्टम, जो हमारे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है ग्रेड, ठीक है। हम लोग सिर्फ किसको करेंगे डिस्कशन? तो डिग्री सिस्टम के बारे में जानेंगे और रेडियन सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि एंगल्स को डिग्री में कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में, जैसे एंगल को मेजर कैसे करेंगे, तो हम एंगल को जो मेजर करने का जो हमारा ये होगा यूनिट होगा, एक तो डिग्री होगा, दूसरा ये होगा, क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है। वैसे तो ढेर सारा होता है, वैसे तो एक और होता है ग्रेड भी होता है, बट हम अपने डिस्कशन को डिग्री और रेडियन तक ही रखेंगे, ठीक है। डिग्री में समझो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। मिनट को हम लोग ऐसे शो करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू आपको पता होगा 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। सेकेंड को हम लोग डबल लाइन से शो करते हैं ऐसे, 60 सेकेंड, ठीक है। रेडियन का मतलब क्या होता है? ये तो हो गया डिग्री कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब रेडियन का मतलब समझते हैं, ठीक है। रेडियन क्या होता है बेसिकली? तो देखो, आप एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये मान लो सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। और ये मान लो कोई, ये एक छोटा सा आर्क लेंथ मैंने लिया L, और ये रेडियस मान लो इसका R, ठीक है। कि रेडियस, ये आर्क लेंथ कितना ले लिया? L ले लिया। ये क्या है बेसिकली? आर्क लेंथ है, और इसका रेडियस क्या है? R है। अब ये देखो, इनके बीच का मान लो कि कुछ एंगल थीटा है। क्या है? थीटा है, ठीक है। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है कि अगर आप आर्क लेंथ को 1 यूनिट ले लो और रेडियस भी आपका क्या हो
1 यूनिट हो। इस सर्कल में आप आर्क लेंथ 1 यूनिट ले लो और रेडियस भी 1 यूनिट ले लो, तब जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 रेडियन होगा। कि 1 रेडियन को अगर हम डिफाइन करें, रेडियन को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो ये क्या होता है कि जब आर्क लेंथ क्या हो जाए, आर्क लेंथ 1 यूनिट और रेडियस भी हमारा क्या हो जाए, 1 यूनिट। ठीक है, तब जो ये एंगल बना रहा होगा, कि जो एंगल आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंड किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द, चलो इस पॉइंट को मार्क करके लिख लेना, आर्क लेंथ के नीचे आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, कि ये सर्कल के नीचे आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेना। ठीक है, कि आर्क लेंथ क्या ले लो, 1 यूनिट ले लो, रेडियस क्या ले लो, 1 यूनिट ले लो। ठीक है, देन द एंगल सबटेंडेड, सबटेंड लिख लो, मिड, अच्छा शब्द तो नहीं लगता है, सबटेंड लिख लो। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center will be 1 रेडियन। क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कि जब आप क्या करो, एक सर्कल लिया मैंने, एक सर्कल मैंने लिया। ठीक है, अब ये सर्कल में क्या करो कि जब आप आर्क लेंथ को क्या ले लो, 1 यूनिट और रेडियस भी आपका क्या हो जाए, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये जो एंगल आर्क जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो क्या होगा, ये जो थीटा एंगल है यही क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप इन पॉइंट्स को, चलो नोट कर लो। डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। आर्क लेंथ, ये रेडियन समझ में आ गया कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री क्या होता है बेसिकली, तो 1 डिग्री बेसिकली होता है क्या, कि जैसे मान लो कि एक सर्कल को हम कंप्लीट एक सर्कल को अगर हम पूरा घूमते हैं तो कितना 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो 1/360 ऑफ एंगल ले लो उसका, 1/360 कर दो, तो जितना आप एंगल घूमोगे वही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। जैसे मान लो कि ऐसे अगर घूमते हैं हम, तो ये क्या होता है, अगर मान लो कि ऐसे एक कंप्लीट सर्कल घूमते हैं तो कितना घूमते हैं, 360। अब इसका क्या कर लो कि 1/360 ये पार्ट ले लो, तो वही क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, 1 डिग्री हो जाएगा। कि जैसे मान लो ये ऐसे मूव किए और ये जो इतना एंगल हम मूव किए वो क्या होता है, 1/360 होता। ठीक है, तो वही क्या हो जाता, 1 डिग्री डिफाइंड हो जाता। कि डिग्री को वैसे डिफाइंड किया जाता है, 1 डिग्री का मान। चलो रेडियन को डिफाइन करना सीख लिया, डिग्री के बारे में जान लिया, आर्क लेंथ जाना, रेडियस जाना। अब देखो एक रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसके बीच में, आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, ये मान लो कोई सर्कल होता, ठीक है, अब ये इसका सेंटर होता। ठीक है, ये देखो ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होता और ये मान लो रेडियस इसका कुछ आर होता, रेडियस क्या होता, आर होता। ठीक है, और ये जो आर्क लेंथ है, मान लो इस पॉइंट का नाम ए दिए, इस पॉइंट का नाम बी दिए, ये आर्क लेंथ आप मान लो कि एल होता। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, ये थीटा एंगल, ये रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये देखो ये थीटा एंगल और ये आर्क लेंथ और इस रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम लोग जानते हैं। ठीक है, टॉपिक आप लिख लो, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ रेडियस एंड एंगल of
अ सर्कल। और ये एंगल कहाँ पे बना रहा है, तो ये एंगल बेसिकली आर्क के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, कहाँ पे, तो सेंटर पे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या होता है बेसिकली, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, कि ये जो थीटा एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और कई बार फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होगा, ये फॉर्मूला हमारा हेल्प करेगा, ठीक है, कई बार, इसलिए आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाता, मान लो ये एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल, ये एंगल मान लो कि कुछ 60 डिग्री होता, तो आपसे बोला जाता है कि ये रेडियस मान लो आर होता, बोला जाता है ये आर्क लेंथ फाइंड करो, आर्क लेंथ फाइंड करो, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा करके तो निकाल सकते हैं ना, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा करके। अब थीटा देखो, थीटा कितना है, 60 डिग्री, क्या हम आर इंटू 60 डिग्री लिख दें, क्या आर इंटू 60 लिख सकते हैं, अरे भाई थीटा इक्वल टू एल बाई आर है, तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा तो लिख ही सकते हैं, और थीटा क्या है 60 डिग्री, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। आर इंटू 60 अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा, तो थीटा जो हम लेते हैं यहाँ पे, जो थीटा होता है इसको बेसिकली हम लोग रखते हैं रेडियन में, इस थीटा को किस में रखते हैं, तो रेडियन में, इसके ऊपर ऐसे सी मार्क कर लो, इसका मतलब है कि थीटा को किस में रखेंगे हम, रेडियन में रखेंगे, ठीक है। थीटा किस में होगा, तो रेडियन में होगा, ठीक है, थीटा विल बी इन रेडियन, फिर हम डिफाइन करेंगे तब आएगा, ठीक है। आप आर्क लेंथ को जिस यूनिट में लो, रेडियस और आर्क लेंथ को आप सेंटीमीटर मीटर दोनों में ले सकते हो, कि आर्क लेंथ अगर आप मीटर में लेते हो तो रेडियस भी मीटर में, आर्क लेंथ सेंटीमीटर में तो रेडियस भी सेंटीमीटर में, ऐसा कुछ ले सकते हो, बट ये जो एंगल होगा हमेशा क्या आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो हमें एंगल को किस में रखना पड़ेगा, 60 डिग्री को रेडियन में रखना पड़ेगा। अब भाई रेडियन में तो हमें आता नहीं है, तो कन्वर्सन हम सीखेंगे, कन्वर्सन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है, एंड रेडियन इंटू डिग्री, कि कभी अगर मान लो आपसे एंगल डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे करें, रेडियन में दिया है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। चलो सीखते हैं, चलो भाई, कि कन्वर्सन ऑफ एंगल, कन्वर्सन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है बेसिकली, फॉर्मूला आपको याद रखना है, कन्वर्सन आ जाएगा। कन्वर्सन ऑफ एंगल, ठीक है। वैसे तो एक ग्रेड वाला भी सिस्टम होता है, बट ग्रेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हमारा डिग्री और रेडियन से काम निकल जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्सन ऑफ एंगल में चलो पढ़ते हैं, कि देखो जैसे मान लो, समझते हैं इसको, कि एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। एक सर्कल को जब हम कंप्लीट घूमते हैं तो कितना घूम लेते हैं, इन वन राउंड सर्कल, एक राउंड सर्कल अगर हम कंप्लीट करें तो इसमें बेसिकली हम लोग 360 डिग्री घूमते हैं, कितना घूमते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। और इसी को अगर हम बोलते हैं कि कितना रेडियन में घूमते हैं, तो रेडियन में कुछ डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि एक राउंड सर्कल अगर आप करते हो तो रेडियन में कितना घूमोगे, 2 पाई घूमोगे, ठीक है, कितना घूमोगे, 2 पाई घूमोगे, ठीक है। अब यहां से देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से अगर आप निकालो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 360, यही तो आएगा, 2 से 2 काट दो यहाँ पे 180, तो देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, ये तो रेडियन में था, ये डिग्री में था, तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है।
1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो अगर कभी आपको डिग्री में एंगल दिया हो और उसको क्या कर रहा हो, रेडियन में निकालना हो, डिग्री में दिया हो रेडियन में निकालना हो, तो क्या करो आप, पाई बाई 180 से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 1 इंटू डिग्री में जो भी एंगल दिया हो, ठीक है, डिग्री डी के ऊपर मैंने जीरो दिया है, इसका मतलब डिग्री ही है। ऐसे कन्वर्ट कर, मतलब इस फार्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर कभी एंगल हमें डिग्री में दिया हो और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देखो अभी हमारा इससे पहले जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था, एंगल कितना था, 60 डिग्री था, कितना था, 60 डिग्री था, और 60 डिग्री को ये हम रेडियन में निकालते तो कितना हो जाता, ओ सॉरी 1 डिग्री, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। यहाँ जैसे देखो 1 डिग्री इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कभी आपसे डिग्री में दिया हो और रेडियन में निकालना हो, यहाँ पे रेडियन लिखना चाहिए था ना, ये रेडियन कि अगर कभी आपसे डिग्री पता हो कि कितना डिग्री है और रेडियन निकालना हो तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाई 180 इंटू जो भी डिग्री में एंगल दिया हो, ठीक है। जैसे देख लो आप, पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री का अगर मैं निकालता रेडियन में, तो ये देखो पाई बाई 180 देखो 3 बार में कट जाता, कितना आ जाता, पाई बाई 3 आ जाता, ठीक है। यही हो गया हमारा, पाई बाई 3 हो जाता, पाई बाई 3 रेडियन हो जाता। अगर मैं आपसे पूछूं 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो पाई बाई 3 रेडियन में उसको मेजर करते तो कितना होता, पाई बाई 3 होता। 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो कि अगर कभी आपसे, ये देखो ये फार्मूला हो गया बेसिकली, ये फार्मूला क्या बोल रहा है कि कभी आपसे मान लो कि डिग्री में एंगल पता हो और रेडियन में निकालना हो तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हो, इस फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, रेडियन में निकालना हो तो। अब मान लो मेरे से ये दिया हो, एंगल्स किस में पता हो, रेडियन में पता हो और डिग्री में निकालना हो तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सिंपली आप क्या करो, 180 को इधर भेज दो, पाई को नीचे भेज दो, ठीक है। देखो फार्मूला उसके लिए भी आ जाएगा कि अगर आपसे कभी मान लो ऐसे दे दिया हो, क्या पता हो आपको कि एंगल आपको रेडियन में पता है, डिग्री में निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू कैसे लिख लेंगे, देखो 180 को इधर भेजते हैं, पाई नीचे आ जाएगा, 180 बाई पाई इंटू रेडियन, जो भी एंगल रेडियन में दिया होगा निकाल लो। जैसे अभी मैंने निकाला था ना, किसके लिए निकाला था, अरे 60 डिग्री के लिए कितना आया था, पाई बाई 3। देखो फिर से आप इसको कन्वर्ट करो, देखो 60 डिग्री आ गया ना, देखो आ गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो जब आपसे कभी भी मान लो कि एंगल किस में दिया हो, रेडियन में दिया हो और उसको कन्वर्ट किस में करना हो, डिग्री में, तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा के कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एंगल्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इस पर देखो कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। ये तो कन्वर्सन ऑफ एंगल्स हमने सीखा, इस पर चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 डिग्री, आप इसको नोट कर लिए क्या, चलो क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे कि 40 डिग्री, ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंगल जो दिया है कि 40 डिग्री 20 मिनट, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमसे, रेडियन में बोला जा रहा है कन्वर्ट करने के लिए।
अब देखो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है यहाँ देखो 40 डिग्री 20 मिनट है, तो हम डिग्री से तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जानते हैं, बट ये क्या है 1 मिनट आ चुका है, ये 20 मिनट है, तो पहले 20 मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। देखो तो आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, यही तो होगा, ठीक है। तो 20 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/60, 1/3 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल बेसिकली है क्या, तो एंगल अगर पूरा एंगल मेजर करो अगर इसमें डिग्री में, तो 40 + 1/3 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री आ गया। ये एंगल किस में है, ये एंगल डिग्री में है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला कि π/180 इंटू आप क्या करते हो, डिग्री में जो भी एंगल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, यही तो करते हो, कर दो π/180 इंटू देखो कितना है 120/3, यही तो है, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। देखो कितना आ गया 121 पाई, ये देखो 18 540 हो जाएगा, इतना रेडियन हो गया। 121 पाई बाई 540 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लो, तो ये तो हो गया हमारा किससे, किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, डिग्री और मिनट में दिया था, रेडियन में कन्वर्ट करना था। चलो एक और देख लो क्वेश्चन, इस पे नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, देख लो कितना दिया है, यहां दिया है 47 डिग्री, बस इसको चेंज करता हूं मैं, 47 डिग्री 30 मिनट, बस यहाँ 20 की जगह पे क्या दे दिया, 30 मिनट दे दिया। अब इसको क्या करना, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, और हाँ एक चीज और, -47 डिग्री है, ये यहाँ पे कितना है -47 डिग्री 30 मिनट है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं हम, देखो यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना, तो कितना ये हो जाएगा 30 इंटू 1/60, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 30 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री। अब क्या बोल रहा है मेरा, -47 + 1/2, तो ऐसे ऐड कर लो, माइनस को बाहर रहने दो, 47 + 1/2 डिग्री हो गया। करो इसको, कितना हो जाएगा, ये करो तो 47, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, एक ये कितना आ गया 94 आ गया, 94 + 1 कितना 95/2, और माइनस तो रहेगा ही, इतना डिग्री हो गया। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा आंसर 5 से देखो 19 टाइम्स में जाएगा, ये देखो कितना टाइम्स में जाएगा 36, तो -19 π/72 रेडियन। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -19 π/72 रेडियन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, नोट कर लो। आपका भी यही आया था क्या, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यार, कि जैसे यहां पे तो क्या था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, अब हम देखते हैं कि डिग्री में कन्वर्ट करना, देखते हैं कि रेडियन में आपको एंगल जैसे दिया है और उसको कन्वर्ट किस में करना हो, डिग्री में। जैसे देख लो, देख लो, जैसे देखो एक एग्जांपल दिया है कि कन्वर्ट 5π/3, ये 5π/3 है, रेडियन है, ये रेडियन में दिया है,
और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, डिग्री में निकालने के लिए अभी तो फॉर्मूला हम देखें क्या था, 180/पाई इंटू क्या कर दो, जो भी एंगल दिया है रेडियन में उसको लिख दो, 5π/3, पाई से पाई गया, 3 से तो कितना आ गया 300 डिग्री आ गया। ठीक है, हो गया कन्वर्ट, ऐसे हम कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। इस तरह से हम डिग्री रेडियन का कन्वर्सन सीख चुके हैं। आप नोट कर लो, आपका भी यही आया था ना, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये तो हमने जाना डिग्री रेडियन का कन्वर्सन सीख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा कि हम डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स के पढ़ते हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टैन फंक्शन, ठीक है, उसके बाद कॉसेक फंक्शन, फिर सेक फंक्शन, फिर कौन सा, कॉट फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग किस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो साइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कि मान लो f(x) = क्या है, साइन x कोई फंक्शन है। ठीक है, f(x) = क्या है, साइन x कोई फंक्शन है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। देखो डोमेन जो होता है x का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। डोमेन जो होता है, कभी भी साइन फंक्शन का अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर इसका रेंज, रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होगा आपका साइन फंक्शन का, मतलब साइन जो होता है, साइन x जो होता है, ठीक है, साइन कोई फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब -1 भी हो सकता है। ठीक है, कि साइन फंक्शन का वैल्यू -1 से लेकर और 1 तक ही होगा, 1 भी जिसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब अगर हम बोले तो -1 से 1 होगा रेंज इसका। ठीक है, ना ही -1 से कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। कभी भी साइन का अगर वैल्यू आपको क्या हो रहा हो कि 1 से ज्यादा आ रहा हो, ठीक है, या फिर -1 से कम आ रहा हो, इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ किए हो। ठीक है, कि आपका इक्वेशंस जो सॉल्व किए हो कहीं भी क्या हुआ है, गलत हुआ है। क्योंकि कभी भी साइन का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका रेंज। रेंज मैंने जान लिया कि रेंज ये होता है, डोमेन ये होता है। अब इसके ग्राफ्स के बारे में जानते हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, क्योंकि ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वेव पढ़ेंगे, आप वेव साउंड चैप्टर, मतलब आगे काफी आगे जाने के बाद साउंड वेव पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप SHM पढ़ोगे, तो उसमें काफी ये साइन का काफी यूज होता है। ठीक है, साइन फंक्शन का काफी यूज होता है। या फिर आप 12th में जाके अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तो वहां भी इसका यूज होगा। ठीक है, इसलिए हमें साइन फंक्शन के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, ये देखो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है मान लो। अब देखो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। मान लो 1-2 स्टेप और आगे हम जाते हैं, थोड़ा आगे तक जाते हैं। ठीक है, फिर आगे ऐसे जाते रहेगा, ऐसे ही पीछे भी ऐसे जाते रहता है। ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया क्या, चलो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, अरे यार। ठीक है, ऐसा होता है साइन फंक्शन का ग्राफ। अगर आपसे बोला हाँ ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट आप मैनेज कर लेना, आप ये ड्रॉ कर लेना, ये y, ये -y। ठीक है, अब ये देखो ये बेसिकली साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, अब इसमें जो ये x का जो वैल्यू मेंशन किया जाता है, यहाँ इसको ओरिजिन 0, ये पाई पोजीशन होता है, ये 2 पाई होता है, ये हमारा क्या होता है 3 पाई,
फिर पाई ऐड कर दो 4 पाई, ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, इधर आप माइनस में लेते चले जाओ, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अगर लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करो, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये वैल्यू हो गया 1 और ये वैल्यू होता है -1। देखो साइन जो है, साइन फंक्शन है, बेसिकली क्या है, यहां अगर आप ठीक से देखो तो -1 से 1 के बीच में है। ये कभी भी इसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो रहा है और -1 से कम नहीं हो रहा है। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, ये fx इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, इसका वैल्यू देखो क्या है, -1 से 1 के बीच में है। ना इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये 1 से ज्यादा हो रहा है और ना ही -1 से कम हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे देखो कि अगर आप यहां से यहां का ग्राफ देखो, यहां से लेके अगर आप यहां तक का ग्राफ देखो, देखो यहां से अगर आप यहां तक ऑब्जर्व करो, क्या सेम ग्राफ यहां आगे भी जा रहा है क्या? यहां से अगर आप आगे देखो, यहां तक अगर आते हैं कि अगर आप 0 से 2 पाई के लिए जो ग्राफ देख रहे हो, क्या वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के लिए भी है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है। देखो आप, जैसा आप देखो 0 से 2 पाई के लिए ऐसे गया, ऐसे यहां तक आया, फिर 2 पाई से 4 पाई के लिए अगर देखो तो यहां से जाके यहां तक ऐसे आया, तो सेम ग्राफ है। ठीक है, सेम ग्राफ है। तो देखो फिर आगे भी उसी तरह से, जैसा 0 से 2 पाई के लिए होगा वैसा ही 2 पाई से 4 पाई के लिए, वैसा ही 4 पाई से 6 पाई के लिए। ठीक है, ऐसे ग्राफ क्या होता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। इधर भी देखो, जैसा 0 से 2 पाई के लिए था वैसा ही -2 पाई से 0 के लिए, वैसा ही फिर इधर भी हो जाएगा। ठीक है, -4 पाई से -2 पाई के लिए, फिर -6 पाई से -4 पाई के लिए। ठीक है, ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो सेम टाइप ग्राफ क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब भी ग्राफ इस तरीके से अगर किसी फंक्शन का रिपीट करता है, ठीक है, कभी भी अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरह से रिपीट करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। एक वर्ड नया आया, पीरियोडिक फंक्शन, कि अगर ग्राफ क्या कर रहा हो, एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट कर रहा हो तो जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन। चलो, तो अगर हम बोले कि साइन कैसा फंक्शन है, तो पीरियोडिक है क्या, तो हाँ पीरियोडिक फंक्शन है। यस, अगर मैं आपसे पूछूं क्या साइन एक्स fx इक्वल टू साइन एक्स क्या पीरियोडिक फंक्शन है, तो यस, क्योंकि देखो रिपीट कर रहा है, 2 पाई के इंटरवल पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और मैं अगर आपसे इसका पीरियड पूछूं, पीरियड, पीरियड का मतलब कि कितने इंटरवल के बाद किस इंटरवल पे ये रिपीट कर रहा है, अपने वैल्यूज को किस लेंथ के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। तो देखो यहाँ 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई, मतलब अगर आप इस लेंथ को देखो तो क्या आ रहा है, 2 पाई, 4 पाई में से 2 पाई घटाओ, फिर से देखो 2 पाई आ रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो देखो साइन फंक्शन के बारे में हमने क्या जाना कि साइन फंक्शन डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। देखो ये कंटिन्यूअस है, एक्स पे कहीं भी ब्रेक है नहीं, ये कंटिन्यू ऐसे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। मीन्स एक्स का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एक्स का कोई भी वैल्यू, आप एक्स का वैल्यू चाहो तो 1 लाख भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, हालांकि 1 लाख तो है नहीं, मैंने ज्यादा बना दिया, कुछ भी ले लो। ठीक है, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बट y के वैल्यू पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि y का वैल्यू देखो क्या -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो y का वैल्यू रेंज क्या हो गया इसका, -1 to 1, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ना ही 1 से ज्यादा होगा और ना ही -1 से कम होगा कभी। हाँ, इनके बीच में हो सकता है, बट ना इनसे ज्यादा ना इनसे कम होगा। ठीक है, नोट कर लो आप। चलो, नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या, चलो बहुत अच्छा। तो साइन फंक्शन के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कोसाइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, मतलब कॉस कॉस जो आप पढ़ते आ रहे हो, y इक्वल टू कॉस, y इक्वल टू कॉस। ठीक है,
तो मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर से इसका डोमेन, डोमेन मीन्स एक्स, तो एक्स जो होगा रियल नंबर, डोमेन, डोमेन मतलब डी फॉर डोमेन, डोमेन क्या हो गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होगा रियल नंबर। ये भी क्या होता है, इसके लिए भी जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। फिर रेंज जान लो, रेंज जो होगा इसका भी जो रेंज होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो रेंज अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा -1 to 1, ये रेंज हो गया, कॉस फंक्शन का रेंज हो गया। अब देख लो अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही इधर भी ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिक, ऐसा ही होगा, थोड़ा सा खराब हो जा रहा है, परफेक्ट तो नहीं हो रहा बट आप अपनी कॉपी में परफेक्ट बना देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये 0 हो गया, ये π/2, ठीक है, ये हमारा 3π/2, ये बेसिकली वैल्यू हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2π, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 3π/2 के बाद कौन सा आएगा 5π/2, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। यहाँ -π/2, यहाँ -3π/2, बीच में -π, यहाँ पे -π, ये x के वैल्यू को मैंने मार्क किया, ठीक है। अब देखो कोसाइन फंक्शन के बारे में जानते हैं, फिर से वही लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होता है ये होता है ये 1, ये -1। देखो कोसाइन फंक्शन भी -1 से 1 के बीच में होगा, ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम, ठीक है। कोसाइन फंक्शन भी क्या होगा -1 से 1 के बीच में होगा। देखो कोसाइन फंक्शन भी कुछ उसी तरीके से जा रहा है क्या, अगर आप इस लेंथ को देखो, यहाँ से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो 0 से 2π तक, ये लेंथ देख लो आप, 0 से 2π के लेंथ को देखो, ठीक है। ये देखो आप यहाँ से बेसिकली आप 0 से 2π तक के लेंथ को देखो, ये लेंथ देखो, ठीक है। अगर आप 0 से 2π तक के लेंथ को देखोगे तो वैसा ही लेंथ फिर से क्या होगा, फिर से ये ग्राफ रिपीट करेगा। इधर भी देखोगे आप तो इधर भी ग्राफ क्या हो रहा है, वैसा ही है, जैसा 0 से 2π के लिए वैसा ही ग्राफ यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए देखो आप, इधर भी देखो तो वैसा ही ग्राफ है। इट मीन्स दैट cos x भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। cos फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि cos किस तरह का फंक्शन है, पीरियोडिक है क्या, पीरियोडिक है क्या, तो हाँ यस बिल्कुल पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, क्योंकि क्या कर रहा है, cos भी अपने वैल्यू को आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन तो है। अब मेरे से इसमें नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा कि पीरियोडिक फंक्शन है तो भाई इसका पीरियड क्या है, मतलब किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो देखो 0 से 2π लेंथ, ऐसा ही फिर 2π से 4π, फिर 4π से 6π के लिए भी देखेंगे तो ऐसा ही ग्राफ होगा। तो अगर इसका पीरियड देखें तो पीरियड क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। ये पीरियड आ गया, पीरियोडिक फंक्शन भी है, ठीक है। पीरियड क्या है 2π है, मतलब हर 2π लेंथ के बाद cos अपने वैल्यूज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और क्या मैंने सीखा कि देखो रेंज इसका -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, कि x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, अगर 1 लाख भी ले लोगे फिर भी वैल्यू, 10 लाख भी ले लोगे फिर भी वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा y का, ना ही उसको एक्सीड करेगा, ठीक है।
मतलब 1 को ना ही एक्सीड करेगा ना ही -1 से कम होगा, उनके बीच में ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी वैल्यू ले लो x का। और देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस ऐसे जाते जा रहा है, x का सारा वैल्यू हम ले सकते हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऐसा ही कंटिन्यू इस पे x पे जाते चला जाएगा। इट मीन्स दैट कि हम x के सारे वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, कोसाइन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग tan के बारे में पढ़ेंगे, सेक के बारे में, कॉसेक के बारे में, कॉट के बारे में, डिफरेंट फंक्शन जो बच गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, उन पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।